हेलो दोस्तों, आई एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से एक बार सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 3, जो कि बेहद ही स्पेशल बनाया गया है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और साथ ही साथ ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन आकर्षक ट्रिक के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की एक एक करके व्याख्या देखेंगे और ढेर सारे एमसीक्यूज़ को हम हल करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को हम शुरू करें, आप जल्दी से इसको जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला सवाल है, इतिहास पत्रिका के 2017 के अंक में प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा के लेख के अनुसार किस मूर्ति को पार्वती का रूप माना गया है? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना, हड़प्पा की नर्तकी, राखी गढ़ी की मातृ देवी या धौलावीरा की स्त्री प्रतिमा। चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका सही जवाब। इतिहास पत्रिका के 2017 के अंक में प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा के लेख के अनुसार जिस मूर्ति को पार्वती का रूप माना गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना। अगला सवाल है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR द्वारा मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना मूर्ति को किसका रूप होने का दावा किया गया? ऑप्शंस हैं सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या फिर दुर्गा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना मूर्ति को पार्वती रूप होने का दावा किया गया है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की प्रसिद्ध धातु मूर्ति, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस मुद्रा या आसन में बैठी आकृति से संबंधित बताई गई है। ऑप्शन है पद्यासन, सुखासन, वज्रासन या फिर सिद्धासन। तो यहाँ से हमारा सही जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किस तरह से बैठी है? पद्यासन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वैदिक पुरातत्व शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख में बैठी सींग वाली आकृति को किसका रूप बताया गया है? ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या फिर इंद्रदेव। चौथे का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बताया गया है भगवान शिव का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्यांगना की मूर्ति के आधार पर विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता में किस अवधि से पूर्व शिव पूजा होने का दावा किया है? ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व। 5 का सही जवाब बताइए जल्दी से, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए जल्दी से। तो ऐसे 5 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। नृत्यांगना की मूर्ति के आधार पर विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता में शिव पूजा जो होती थी उसका दावा किया है कि ये 2500 ईसा पूर्व शिव पूजा होने का इन्होंने दावा किया है। अगला सवाल है, ICHR किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष ऐतिहासिक शोध संस्था है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास HRD मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी का उल्लेख किस प्रसिद्ध जर्नल में किया गया है? ऑप्शन है साइंटिफिक अमेरिकन, करंट साइंस जर्नल, नेचर इंडिया, डिस्कवर इतिहास।
सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करंट साइंस जर्नल में इसका उल्लेख किया गया है किसका? 2004 में आई हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी। अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वर्ष पहले सुनामी से बचने का कौशल मौजूद था? ऑप्शन से 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व या फिर 6000 वर्ष पूर्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष पूर्व। तो NIOR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5000 वर्ष पूर्व पहले सुनामी से बचने का कौशल मौजूद था। अगला सवाल है, धौलावीरा शहर में सुनामी की प्रचंड लहरों से बचाव हेतु कितने मीटर तक चौड़ी सुरक्षा दीवारें बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर या फिर 21 मीटर। सवाल नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि धौलावीरा शहर में सुनामी की प्रचंड लहरों से बचने के लिए 18 मीटर तक की चौड़ी सुरक्षा दीवारें बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धौलावीरा के उत्तर में मनसर और दक्षिण में कौन सी छोटी नहर स्थित थी जो जल प्रबंधन में सहायक थी? ऑप्शन है मनहार, कच्छ नहर, खंबात खान नहर या सिंधु नहर। तो यहाँ से राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मनहार। तो धौलावीरा के उत्तर में तो मनसर नदी थी, पूछ रहा है दक्षिण में कौन सी थी, तो वो थी मनहार। दोनों को याद रखना है, उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहार नदी थी जो कि जल प्रबंधन में सहायक थी। अगला सवाल है, धौलावीरा शहर वर्तमान भारतीय राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान का थार मरुस्थल, गुजरात का कच्छ रण, महाराष्ट्र का कोंकण तट या हरियाणा का हिसार क्षेत्र। 11 का सही हो जाएगा हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी। ये जो धौलावीरा शहर है ना, ये वर्तमान में गुजरात का कच्छ का रण यहाँ पर ये भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो स्थित है। अगला सवाल है, शोधकर्ताओं के अनुसार धौलावीरा में 18 मीटर चौड़ी दीवारों का निर्माण किस मुख्य आपदा से बचाव हेतु किया गया था? अभी ये सवाल ऊपर भी आया था, तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा क्योंकि आप इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, वरना आपको ये कठिन हो जाता है इसका जानना कि आखिर किस वजह से 18 मीटर चौड़ी दीवारें बनाई गई थी। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन से केवल भूकंप, केवल विदेशी आक्रमण, सुनामी और बाढ़ या फिर केवल सूखा। 12 का सही जवाब हो जाएगा सी, सुनामी और बाढ़ से बचने के लिए धौलावीरा में इन्होंने 18 मीटर चौड़ी दीवारों का निर्माण किया था। और अगर आपसे पूछे कि सुनामी और बाढ़ से बचने के लिए धौलावीरा में कितने मीटर दीवारों का निर्माण किया गया था, तो आपका सही जवाब जाएगा 18 मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुजरात के समुद्र तट पर लगभग 2000 वर्ष पहले कितने मीटर ऊंची सुनामी लहरों के टकराने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 5 मीटर या 7.2 मीटर। 13 का जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 मीटर ऊंची सुनामी लहरों के टकराने के प्रमाण हमें मिले हैं गुजरात के समुद्र तट पर। ये कितना 2000 वर्ष पहले के ये प्रमाण हमें मिले हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिक शोधों के अनुसार 4000 वर्ष पहले समुद्र का जल स्तर वर्तमान जल स्तर की तुलना में कैसा था? ऑप्शन है कम था, अधिक था, समान था या पूर्णतः सूखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, अधिक था। यानी वैज्ञानिक शोधों के अनुसार पता चला है कि 4000 वर्ष पहले जो समुद्र है ना, इसका जल स्तर वर्तमान जल स्तर की तुलना में अधिक था। अभी इसका जल स्तर कम हो गया है, परंतु ये 4000 वर्ष पूर्व पहले समुद्र का जल स्तर अधिक था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमानित क्षेत्रफल कितना माना गया है? ऑप्शन है
8.50 लाख वर्ग किलोमीटर, 10.20 लाख वर्ग किलोमीटर, 12.60 लाख वर्ग किलोमीटर या 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.60 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुल आबादी का अनुमान लगभग कितना लगाया गया है? ऑप्शन है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 75 लाख। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख आबादी का अनुमान लगभग लगाया गया है कि ये 50 लाख था यहाँ पर। अगला सवाल है, सन 1842 ईस्वी में पहली बार किस ब्रिटिश खोजकर्ता ने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या चार्ल्स मेसन। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सन 1842 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी से भारत समेत कुल कितने देश प्रभावित हुए थे? ऑप्शन है 10 देश, 12 देश, 14 देश या फिर 16 देश। 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जब हमारी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई तो भारत सहित 14 देशों को इसने प्रभावित किया था और बेइंतहा बर्बादी हुई थी। अनगिनत लोगों की जानें गई, माल का नुकसान हुआ और कहीं कहीं पर तो पूरे गांव का ही सफाया हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस एकमात्र अनाज या खाद्यान्न का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? ऑप्शन से गेहूं, चावल, जौ या मटर। 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से हमें जौ खाद्यान्न का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न एवं तिलहन की जानकारी थी जिसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऋग्वेद में किस खाद्यान्न का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है जौ का। अभी यहाँ पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस खाद्यान्न एवं तिलहन की उन्हें जानकारी थी, लेकिन ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन से गेहूं, तिल और मटर, केवल मक्का, केवल बाजरा, सरसों और जई। 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, तिल और मटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा किस पशु का उपयोग न करने का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता की तुलना में भिन्नता दर्शाता है? ऑप्शन है गाय, ईंटों का प्रयोग और कृषि, भेड़ और बकरी। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस पशु का उल्लेख 215 बार हुआ है? ऑप्शन से हाथी, घोड़ा, वृषभ या फिर बाघ। सवाल नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पाई मूर्तिकला में किस पशु की आकृतियां मिलती हैं, जबकि प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में उसकी तुलना में इसका महत्वहीन है? ऑप्शन से गाय, हाथी, ऊंट और सिंह। 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस हिंसक वन्य पशु से भली भांति परिचित थे? ऑप्शन से गैंडा और बाघ, केवल ध्रुवीय भालू, केवल जिराफ, केवल चीता। यहाँ से राइट हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडा और बाघ से ये भली भांति परिचित थे। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर अवस्था यानी मैच्योर हड़प्पन फेज का कालक्रम क्या माना जाता है?
3500 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 1900 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व या फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व। 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगरावस्था इसका कार्यकाल माना जाता है 2500 से 1900 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, ऋग्वेद का काल लगभग क्या माना जाता है जो हड़प्पा के परिपक्व काल के बाद का है। तो अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा का परिपक्व काल 2500 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। कहाँ पर इसका माना गया, अभी हमने पढ़ा। तो इसके बाद ही आता है ऋग्वेद का काल शुरू होता है। तो इसका हमें बताना है 2500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व। 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1500 ईसा पूर्व, क्योंकि 2500 से 1900 ईसा पूर्व तो चलता है हड़प्पा का काल। अब उसके बाद आता है 1500 ईसा पूर्व में मिलता है ऋग्वेद का काल। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ऑप्शन से ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, सिंधु लिपि या देवनागरी लिपि। 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु लिपि। ये हमें जो मिली है ना, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक जन मुख्य रूप से संपूर्ण क्षेत्र में न रहकर किन दो आधुनिक भौगोलिक क्षेत्रों या देशों में भी रहते थे। ऑप्शन से केवल ईरान और चीन, लेबनान और सीरिया, देवभूमि और तिब्बत, भारत और अफगानिस्तान। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत और अफगानिस्तान। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक जन का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। ऑप्शन से केवल व्यापार, कृषि के साथ पशुपालन, केवल शिल्प कला या फिर केवल शिकार। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि के साथ पशुपालन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल था। ऑप्शन से केवल घुमंतु जीवन, नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बड़ी संरचनाएं, लोहे के हथियारों का प्रयोग या फिर वैदिक मंत्रोच्चार। 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल था यहाँ की नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बड़ी संरचनाएं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभिक हड़प्पा वासियों की भाषा का रूप दक्षिण एशिया में किस रूप में प्रचलित था। ऑप्शन से हिंदू आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, मुंडा भाषा या चीनी तिब्बती भाषा। 31 का सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू आर्य भाषा। अगला सवाल है, धौलावीरा शहर किन दो जल निकायों के निकट स्थित होने के कारण हमेशा समुद्री हलचल के खतरे में रहता था। ऑप्शन से बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अरब सागर, लाल सागर और खंभात की खाड़ी, कैस्पियन सागर और अराल सागर। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ की खाड़ी और अरब सागर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता को कितने वर्ष पुरानी सभ्यता होने का दावा किया जाता है। ऑप्शन से 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 8000 वर्ष या 10,000 वर्ष। सवाल नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8,000 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता को 8,000 वर्ष पुरानी सभ्यता होने का दावा किया जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में वर्तमान समय के कौन कौन से देश या क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन से केवल भारत और नेपाल, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत, केवल ईरान और अफगानिस्तान। तो यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत। अगला सवाल है, हड़प्पाई नगरवासियों को किस पशु की जानकारी शायद ही थी या बहुत कम थी। ऑप्शन से कुत्ता, घोड़ा, बैल या भेड़। 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। अगला सवाल है,
वैदिक सभ्यता के लोगों को किस पशु की जानकारी मुख्य रूप से नहीं थी या उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो ऑप्शन है बाघ और गैंडा, गाय और बैल, घोड़ा और बकरी, ऊंट और भेड़। 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वैदिक सभ्यता के लोगों को बाघ और गैंडा की जानकारी मुख्य रूप से नहीं थी और इसका ना ही वर्णन हमें ऋग्वेद में मिला है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के पौधों एवं वनस्पतियों की तुलना करने पर क्या परिणाम मिलता है? ऑप्शन से दोनों बिल्कुल समान थे, कोई समान प्रमाण नहीं मिलता, बिल्कुल भिन्न थे। वैदिक संस्कृति में पौधे नहीं थे, केवल तुलसी का प्रमाण मिलता है। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई समान प्रमाण नहीं मिलता, बिल्कुल भिन्न थे। सवाल नंबर 38, इतिहास छमाही पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के सहयोग या तत्वावधान में हुआ? ऑप्शन है ASI, ICHR, UGC या NCERT। 38 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICHR। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो इतिहास छमाही पत्रिका का प्रकाशन जो संस्था द्वारा किया गया वो है ICHR। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए, पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है, यानी ICHR को कहते हैं भारतीय हिंदी में ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में ICHR को बोलते हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। और अगर हम बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इसका है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39, 2004 सुनामी के बाद समुद्र तटीय सुरक्षा हेतु प्राचीन इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण भारत के किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर रोपड़। 39 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। अगला सवाल है, धौलावीरा में स्थित 18 मीटर चौड़ी दीवार का निर्माण शहर के किन भागों में किया गया था? यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किताबों को की गहराइयों से छांट करके हमने आपके लिए MCQs बनाए हैं, ताकि इस बार कहीं से भी आपका सिलेक्शन होने से कोई भी ना रोक सके, एक भी चीज़ें आपके नज़रों से बाकी ना रह जाए। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि धौलावीरा में 18 मीटर चौड़ी दीवार बनाई गई थी। ये बनाई गई थी सुनामी से बचने के लिए, सुनामी और बाढ़ से बचने के लिए। अब इसका अगला आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसका निर्माण शहर के किन भागों में किया गया था। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन से केवल निचले शहर में, केवल किले के चारों ओर, किले और शहर के ऊपरी व निचले में मौजूद क्षेत्रों में, या केवल जलकुंड के पास। तो 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किले और शहर के ऊपरी व निचले मौजूद क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्राचीन काल में सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की उन्नत तकनीक किस सभ्यता के पास थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता। तो 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता के पास। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा काल में मुख्य भिन्नता किस कला एवं लेखन के संदर्भ में देखी जाती है? ऑप्शंस हैं, हड़प्पा वासियों को लेखन कला ज्ञात थी, ऋग्वैदिक काल में मौखिक परंपरा थी। ऋग्वेद की लिपि पढ़ी जा चुकी है, दोनों के पास चित्री लिपि थी, किसी को भी लेखन का ज्ञान नहीं था। तो 42 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा काल में मुख्य भिन्नता। कला लेखन में अगर हम देखें तो हड़प्पा वासियों को लेखन कला ज्ञात थी और ऋग्वैदिक काल में मौखिक परंपरा थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अश्व सवार हॉर्स राइडर्स का मुख्य रूप से संबंध किस संस्कृति या सभ्यता के मुखियाओं से था? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक जन, सुमेरियन या फिर द्रविड़। 43 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक जन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण धौलावीरा नगर को मुख्य रूप से किस जल निकाय से खतरा रहता था? ऑप्शन से हिंद महासागर की लहरें, अरब सागर और कच्छ की खाड़ी की ऊंची लहरें, प्रशांत महासागर या फिर गंगा नदी की बाढ़। 44 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तट पर स्थित होने के कारण धौलावीरा नगर को मुख्य रूप से अरब सागर और कच्छ की खाड़ी की ऊंची लहरों के जल निकाय से खतरा बना रहता था। नया अगला सवाल है, हड़प्पाई पुरास्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है जहां प्राचीनतम सुनामी रोधक दीवारें मिली हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर सिंध। 45 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो हमें धौलावीरा मिला है ना, ये गुजरात में स्थित है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेसन ने किस वर्ष सबसे पहले हड़प्पा के टीलों का विवरण प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1856 ईस्वी या 1902 ईस्वी। 46 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने 1842 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा के टीलों का विवरण प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वैदिक लोगों को किस धातु एवं पशु का ज्ञान हड़प्पा वासियों से अधिक स्पष्ट रूप से था? ऑप्शन है तांबा और कुत्ता, घोड़ा और लोहे के प्रयोग की दिशा, कांस्य और बिल्ली या फिर सोने का मुकुट। 47 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा और लोहे के प्रयोग की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट साइंस जर्नल 2017 में किस विनाशकारी प्राकृतिक घटना का ऐतिहासिक संदर्भों में अध्ययन प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती या हिमयुग। 48 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी के करंट साइंस जर्नल 2017 में सुनामी ये प्राकृतिक घटना का ऐतिहासिक संदर्भों में अध्ययन प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन असत्य है और 1 सत्य, उसका चुनाव करना है। ऑप्शन से यह पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है, इसे सिंधु लिपि कहते हैं और यह अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, यह संस्कृत में लिखी गई है, यह देवनागरी से मिलती जुलती है। 49 का अगर हम देखें तो सही जवाब क्या होगा बताइए। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये गलत है, यह पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है, जबकि हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका है, ये पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है। ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ से ये बी की बात करें तो इसे सिंधु लिपि कहते हैं और यह अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, क्योंकि ये पढ़ी नहीं गई है और ये सिंधु लिपि भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। जबकि सी या संस्कृत में लिखी गई है, जब अभी पढ़ा ही नहीं गया तो कैसे पता, अगर संस्कृत में लिखी गई तो हम इसे पढ़ सकते थे, लेकिन जब इसे पढ़ा ही नहीं जा चुका तो संस्कृत में लिखी गई है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, ये भी गलत है। यह देवनागरी से मिलती जुलती है, ये भी पूरा का पूरा गलत है। बढ़ते हैं अगले, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कि इसे सिंधु लिपि कहते हैं और यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को हाल के शोधों में किस देवी का प्रारंभिक रूप माना गया है? ऑप्शन है देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी पार्वती या सीता माता। 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी पार्वती का रूप माना गया है किसी नृत्यांगना की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 51। हड़प्पा कालीन टेराकोटा मूर्तियों या मृण मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, देख लेना है कि तीनों में तीनों सत्य हैं या फिर कौन सा सत्य है। पहला, मानव मृण मूर्तियाँ प्रायः ठोस होती थी जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियाँ खोखली होती थी। सैंधव सभ्यता में गाय की टेराकोटा मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं, या फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त खूब बड़ वाले बैल की टेराकोटा मूर्ति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। 51 का अगर हम देखें तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से केवल 1 और 3 सही है और ये दूसरा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धार्मिक प्रतीकों और उनके अर्थों या महत्व का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। भगवान शंख के सामने दिया है शिव का रूप, स्वास्तिक के सामने सूर्योपासना का प्रतीक, नाग के सामने है देवों के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, या युगल शब्दांक का पति के साथ पत्नी का सती होना। तो यहाँ से 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, जबकि शृंग शिव का रूप, स्वास्तिक सूर्योपासना का प्रतीक होता है, नाग देवों के शत्रु पर विजय प्रतीक, लेकिन युगल शब्दांक पति के साथ पत्नी का सती होना ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53, निम्नलिखित में से किस धार्मिक प्रतीक का संबंध सैंधव सभ्यता में प्रजनन शक्ति से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है ताबीज, कांस्य नेत्र की, स्वास्तिक या फिर बैल। 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि निम्न में से धार्मिक प्रतीक ये जो है ताबीज का संदर्भ सैंधव सभ्यता में प्रजनन शक्ति से जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विभिन्न धार्मिक प्रतीकों में पशु बलि हेतु प्रयुक्त किसे माना जाता था? ऑप्शन है भैंसा, बकरा, नाग या फिर बैल। तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की परिकल्पना तथा योगेश्वर के प्रतीक के रूप में क्रमशः किन दो वस्तुओं या प्रतीकों को माना गया है? ऑप्शंस हैं स्वास्तिक तथा हड्डियों के ढेर, युगल शब्दांत तथा ताबीज, कांस्य नर्तकी तथा योगी शिव, या शृंग तथा भैंसा। 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के नृत्य की परिकल्पना और योगेश्वर के प्रतीक को क्रमशः माना गया नास्य नर्तकी और योगी शिव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टेराकोटा कला के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पे सत्य कथन को ढूंढना है। पहला है, आग में पकी मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता था। इनका प्रयोग मुख्य रूप से खिलौने और पूज्य प्रतिमाओं के निर्माण में होता था। या फिर तीसरा, ऋग्वैदिक काल में टेराकोटा कला का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। ऑप्शंस यहाँ से हमें देख लेने कि कौन सा सही हो जाएगा। तो 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है और ये तीसरा वाला गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त टेराकोटा फिगुरिन में निम्नलिखित में से किन जीवों का अंकन देखने को मिलता है? यहाँ से हमें उन जीवों को छांटना है जिनका हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त होता है साक्ष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है हाथी, गैंडा, हिरन, मछली, घड़ियाल और गाय। तो देख लेते हैं 57 का कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे ये गाय वाला गलत हो जाएगा, छठा ये नहीं था। अगले सवाल में बढ़ते हैं। धार्मिक प्रतीकों की तालिका के अनुसार शिव का वाहन तथा सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु किसे माना गया है? ऑप्शन से बकरा, भैंसा, गेंडा या फिर बैल। 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैल को सर्वाधिक महत्व वाला पशु माना गया है धार्मिक प्रतीकों की तालिका के अनुसार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सैंधव स्थलों पर प्राप्त हड्डियों के ढेर किस धार्मिक सामाजिक अवधारणा की ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन से अकाल का संकेत, शवदाह ग्रह, युद्ध के साक्ष्य या पशु बलि के घोतक। 59 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशु बलि के घोतक। अगला सवाल है, सूची 1 प्रतीक चिन्ह है और सूची 2 महत्व है, इनको सुमेलित करना है। तो पहला है शंख, इधर है देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। भैंसा शिव का रूप, युगल सावधान, पति के साथ पत्नी का सती होना या स्वास्तिक सूर्योपासना। 60 का अगर हम मिलान करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ए का 2 है, शंख जाएगा शिव का स्वरूप, बी का 1 है भैंसा देवता की शत्रु पर विजय का प्रतीक, सी का 3 है युगल शवदान, पति के साथ पत्नी का सती होना, और डी का 4 स्वास्तिक सूर्योपासना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
उत्तर हड़प्पा उत्तर सैंधव संस्कृति के काल निर्धारण और विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 3 सत्य और 1 असत्य दिया है, उसका चुनाव करना है। ऑप्शन है उत्तर हड़प्पा संस्कृति का काल मोटे तौर पर 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह से लौह युगीन एवं पूर्ण विकसित नगरीय व्यवस्था थी। उत्तर हड़प्पा संस्कृति को उत्तर सैंधव संस्कृति भी कहा जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति की उत्तर पश्चिमी सीमा का छोर स्वात घाटी को माना जाता है। सवाल नंबर 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये गलत है, बाकी यहाँ से तीनों सही हैं। ठीक है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह लौह युगीन एवं पूर्ण विकसित नगरीय अवस्था थी, ये हमारा गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर हड़प्पाई लोगों द्वारा कपास उगाए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मृत भांडों पर मिले कपड़ों की छापों से प्राप्त होते हैं? उत्तर ऑप्शन हैं कालीबंगा, आलमगीरपुर, रोपड़ या फिर लोथल। 62 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आलमगीरपुर से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं क्या कि उत्तर हड़प्पाई लोगों द्वारा कपास उगाए जाने का साक्ष्य हमें आलमगीरपुर से मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चित्रित धूसर मृद भांड के अवशेष किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चनहुडुरो, सुरकोटदा और राणागुंडई, भगवानपुरा और उसके उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र या फिर रंगपुर और देशलपुर। 63 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चित्रित धूसर मृद भांड के साक्ष्य हमें मिले हैं भगवानपुरा और उसके उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों से। अगला सवाल है हड़प्पा कालीन मृद भांडों पॉटरी के रंग एवं अलंकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से हड़प्पा मृद भांडों पर कभी भी लिपि उत्कीर्ण नहीं की गई। उत्तर हड़प्पा अवस्था में केवल बृहद आकार की मापनी ही प्राप्त होती है। मृद भांड अधिकांशतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे तथा उन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, या फिर मृद भांड केवल नीले रंग के होते थे और सफ़ेद रंग से अलंकृत किए जाते थे। 64 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही सही है, जो कि मृद भांड अधिकांशतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे और उन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोथल से प्राप्त एक प्रसिद्ध पात्र मृद भांड पर पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी का दृश्य उकेरा गया है। इस पात्र पर किन जीवों का चित्र है? ऑप्शन है वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े चिड़िया तथा नीचे खड़ी लोमड़ी, सांप को चोंच में दबाए हुए गरुड़, जल में तैरती बतख तथा किनारे पर खड़ा बगुला, वृक्ष पर बैठा कौवा तथा नीचे खड़ा शेर। तो 65 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े चिड़िया तथा नीचे खड़ी लोमड़ी। अगला सवाल है उत्तर हड़प्पा संस्कृति के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल थे? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 66 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी, ये सभी शामिल थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों के धातु उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 असत्य है और 1 सत्य है, उसका चुनाव करना है। इनमें केवल सोने व चांदी के बर्तन बनाए जाते थे। इनमें धातु गलाने की तकनीक पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ये पूर्ण रूप से लोहे के अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर थी या मुख्यतः ताम्र पाषाणिक थी, जिनमें पत्थर व तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मुख्यतः ताम्र पाषाणिक थी, जिनमें पत्थर व तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर हड़प्पा काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद सही कथन का चुनाव कीजिए। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। इसमें मानव मूर्ति कलाओं तथा वैशिष्ट्य सूक्ष्म चित्राकृतियों का सामान्यतः अभाव दिखता है। तो 68 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 ये दोनों सही हैं। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई और इसमें मानव मूर्ति कलाओं तथा वैशिष्ट्य
वैशिष्ट्य सूच्य चित्राकृतियों का सामान्यतः अभाव दिखता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 69। हड़प्पा सभ्यता में मृत भांडों पर किस प्रकार की लिपि देखने को हमें मिलती है? ऑप्शन से देवनागरी लिपि, हड़प्पा चित्राक्षर लिपि या सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि। 69 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता में मृत भांडों पर हमें हड़प्पा चित्राक्षर लिपि या सैंधव लिपि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का कौन सा छोर माना जाता है? ऑप्शन है पूर्वी छोर, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर या फिर पश्चिमी छोर। 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी छोर। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है। अगला सवाल है, सैंधव समाज के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 3 सत्य और 1 असत्य है, उसका चुनाव करना है। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी और लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। स्त्री मृण मूर्तियों की कमी के कारण सैंधव समाज पितृसत्तात्मक माना जाता है। ये लोग योगासन से भी परिचित थे और पासा इस युग का प्रमुख खेल था। 71 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रॉन्ग है। यानी स्त्री मृण मूर्तियों की कमी के कारण सैंधव समाज पितृसत्तात्मक माना जाता है, ये असत्य कथन है। बात की ए, सी और डी सत्य कथन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी देवदासी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? ऑप्शन है धातु निर्मित, मोम ढलाई, मिट्टी को धूप में सुखाकर, काष्ठ नक्काशी द्वारा या पत्थर को तराश कर। 72 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु निर्मित मोम ढलाई द्वारा इसका निर्माण किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में स्थित उस कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है जो मानव प्रस्तर मूर्तियों हेतु भी प्रसिद्ध है? ऑप्शन है समाधि H24, समाधि R37, कब्रिस्तान G100 या समाधि S11। तो यहाँ से 73 का अगर हम जवाब देखें तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाधि R37, सेमेट्री R37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के किस विशिष्ट क्षेत्र से मानव प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है डी के क्षेत्र, VS क्षेत्र, HR क्षेत्र या फिर MI क्षेत्र। 74 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HR क्षेत्र से मोहनजोदड़ो में विशिष्ट क्षेत्र से मानव प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र नगर था जिसमें किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है? ऑप्शन से कालीबंगा, रोपड़, लोथल या फिर चनहुद्रो। 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो से किसी भी प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व हमें नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रोपड़ जो कि पंजाब में है, यहाँ से प्राप्त शवाधान प्रथा की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? ऑप्शन है कब्र में केवल लोहे के अस्त्र रखे गए थे, कब्रों को ईंटों से पक्का बनाया गया था, शव को जूट की बोरी में लपेटकर जलाया गया था, मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। 76 का ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ पंजाब से हमें शवाधान जो मिला है उसकी प्रमुख विशेषता और अनूठी विशेषता ये है कि मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बनवाली, सुरकोटदा, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी। 77 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से ये साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, वर्तमान भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। 78 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। अगला सवाल है, सैंधव शवाधान पद्धतियों के संदर्भ में सही युग्म का चयन करना है। आंशिक शवदान हड़प्पा, कलश शवदान मोहनजोदड़ो, प्रतीकात्मक शवदान कालीबंगा। तो 79 का अगर हम देखें तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी सुमेलित हैं, यानी आंशिक शवदान हड़प्पा में, कलश शवदान मोहनजोदड़ो और प्रतीकात्मक शवदान कालीबंगा में होता था।
यह मिला है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन है मातृ देवी, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर दुर्गा। 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से हमें मातृ देवी की सर्वाधिक उपासना का प्रचलन मिला है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन है नटराज की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति या योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति। 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति है योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर किस धार्मिक कर्मकांड के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है नरबली, पशुबलि, अश्वमेध यज्ञ या फिर कन्यादान। 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुबलि। अगला सवाल है, सैंधव समाज के मनोरंजन एवं आध्यात्मिक अभ्यासों के संबंध में पृष्ठ में किन दो बातों का उल्लेख है? ऑप्शन है शतरंज तथा प्राणायाम, मल्ल युद्ध तथा ध्यान, रण दौड़ तथा मंत्रोच्चार या पासा खेल या योगासन। 83 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंधव समाज के मनोरंजन एवं आध्यात्मिक अभ्यासों के पृष्ठ में संबंध में हमें दो बातों का उल्लेख मिला है, पासा खेल तथा योगासन। अगला सवाल है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति के निर्माण की तकनीक कांस्य ढलाई से हड़प्पावासियों के किस ज्ञान का हमें पता चलता है? ऑप्शन है धातु निर्माण एवं ढलाई कला, कांच निर्माण कला, प्लास्टिक कला या आभूषण तराशने की कला। 84 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कि कांस्य नर्तकी मूर्ति के निर्माण की तकनीक से हड़प्पा वासियों के हमें जिस ज्ञान का मालूम चलता है, पता चलता है, वो है धातु निर्माण एवं ढलाई कला का। अगला सवाल है, मात्र सत्तात्मक समाज की अवधारणा हड़प्पा सभ्यता में किस साक्ष्य के आधार पर स्वीकार की गई है? ऑप्शन है स्त्री मृण मूर्तियों के अत्यधिक मिलने के कारण, पुरुष मूर्तियों की अनुपस्थिति के कारण, अभिलेखों में रानी के नाम के कारण या फिर केवल महिला शासकों के चित्र मिलने के कारण। 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से हमें मात्रात्मक समाज की अवधारणा प्राप्त हुआ है, पता चला है वो इस साक्ष्य के आधार पर कि यहाँ पर स्त्री मृण मूर्तियों के अत्यधिक मिलने के कारण ही। अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 असत्य और 1 सत्य है, उसका चुनाव करना है। मुहरों पर केवल गोलाकृतियां ही बनाई जाती हैं थी, सभी मुहरें केवल लोहे से निर्मित थी, हड़प्पा में मुहरों का प्रयोग मुद्रा के रूप में नहीं होता था, सर्वाधिक संख्या में मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं जो मुख्यतः चौकोर हैं। तो 86 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। यहाँ पे सर्वाधिक मुहरों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं जो मुख्यतः चौकोर है, ये गलत है। बाकी ए बी सी सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तांबे की मोहरें कॉपर सिल्स सैंधव सभ्यता के किन दो प्रमुख स्थलों से हमें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है रोपड़ व कालीबंगा, लोथल व देशलपुर, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो या सुरकोटदा व रंगपुर से। 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमें तांबे की मोहरें जहाँ से प्राप्त हुई है वो है लोथल व देशलपुर। मोहरों पर नाव का चित्र किन स्थलों से प्राप्त मोहरों पर देखने को हमें मिलता है? ऑप्शन से कालीबंगा व सुरकोटदा, हड़प्पा व आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो व लोथल, राखीगढ़ी व रोपड़। 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो व लोथल। अगला सवाल है, तांबे या कांसे की बनी बैलगाड़ियों की आकृति किन दो स्थलों से हमें प्राप्त हुई? ऑप्शन है लोथल व कालीबंगा, हड़प्पा व चन्हूदड़ो, सुरकोटदा व रंगपुर या मोहनजोदड़ो व राखीगढ़ी। 89 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम आपके लिए चुन करके लेकर आए हैं। तो यहाँ से हमारा 89 का राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा व चन्हूदड़ो से हमें बैलगाड़ियों की आकृतियाँ इन दो जगहों से प्राप्त हुई, हड़प्पा और चन्हूदड़ो से। अगला सवाल है, चावल राइस के प्रथम साक्ष्य तथा धान की भूसी राइस हस्क के अवशेष क्रमशः किन स्थलों से हमें प्राप्त हुए? राखीगढ़ी तथा देशलपुर, मोहनजोदड़ो तथा रोपड़, कालीबंगा तथा हड़प्पा या लोथल तथा रंगपुर। तो अगर हम सही जवाब देखें तो 90 का सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमें साक्ष्य चावल के साक्ष्य और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोथल तथा रंगपुर जहाँ से चावल और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं वो वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। 91 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों के दोनों गुजरात में स्थित हैं। अगला सवाल है, यूनानी लोग सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे जो सिंधु शब्द से ही निकला था?
ऑप्शन है मगध, मेसोपोटामिया, सिंडन या फिर दिलमो। तो 92 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंडन। अब ये जो यूनानी लोग थे ना, सिंधु क्षेत्र को, और सिंधु नदी के किनारे ये लोग बसे थे ना, इस वजह से इसको सिंधु क्षेत्र वो लोग कहने लगे। ठीक है, और ये बसा था सिंडन नदी के किनारे। सॉरी, ये जो है ना, जो सिंधु शब्द से ही निकला है, ये सिंडन क्षेत्र था। यूनानी लोग सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहते थे, जो कि सिंधु शब्द से ही निकला था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सैंधव लोगों की मूल फसल कपास थी, परंतु पृष्ठ के विवरण अनुसार उन्हें किस फसल का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन से गेहूं, जौ, गन्ना या फिर कपास। 93 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट किस प्रसिद्ध सैंधव नगर से हमें प्राप्त हुए? ऑप्शन से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो 94 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व से संबंधित निम्नलिखित साक्ष्यों का मिलान कीजिए। सुरकोटदा, घोड़े के अस्थिपंजर, राणागुंडई, घोड़े के दांत, मोहनजोदड़ो, ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत। तो 95 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। जो मिलान सामने सामने दिए हैं वो ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुजरात के किस स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से लोथल, रंगपुर, देशलपुर या फिर सुरकोटता। तो 96 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटता से ही हमें घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। और ये है कहाँ? सुरकोटता, गुजरात में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बलूचिस्तान के किस स्थान से घोड़े के दांत के साक्ष्य हमें मिले हैं? ऑप्शन से राणागुंडई, डाबरकोट, सुतका गेंडोर या फिर मेहरगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए, राणागुंडई से। अगर हम घोड़े की बात करें, घोड़े के अस्थि पंजर की बात करें, तो हमें प्राप्त हुए हैं सुरकोटता, गुजरात से। और अगर हम बात करें घोड़े के दांत की, तो ये प्राप्त हुए हैं बलूचिस्तान, राणागुंडई से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो से घोड़े के साक्ष्य के संबंध में पृष्ठ में क्या उल्लेख है? ऑप्शंस हैं घोड़े की बलि का स्पष्ट शिलालेख मिला है, घोड़े की कांस्य मूर्ति मिली है, निचली सतह से पूर्ण रूप से सजा हुआ घोड़ा मिला है, या फिर एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिला है। 98 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का हमें संकेत मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 99। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक परिवहन हेतु किन साधनों के साक्ष्य मुहरों व आकृतियों के रूप में मिलते हैं? ऑप्शन है नाव तथा कांस्य तांबे की बैलगाड़ियाँ, केवल ऊंट गाड़ियाँ, रेलगाड़ी तथा स्टीमर, घोड़ा गाड़ी या हवाई जहाज। तो 99 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाव तथा कांस्य तांबे की बैलगाड़ियाँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 असत्य कथन है, एक सत्य का चुनाव करना है। सैंधव वासियों की मूल फसल कपास थी और यूनानी इसे सिंडन कहते थे। सैंधव लोग गन्ने की खेती से भली भांति परिचित थे। चावल के प्रथम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो 100 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सत्य है, बाकी बी, सी, डी ये असत्य है। सैंधव वासियों की मूल फसल कपास थी और यूनानी इन्हें सिंडन कहते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और दूसरा है, हड़प्पा स्थलों से स्त्री मृण मूर्तियां अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर हमें सत्य कथन का चुनाव करना है और असत्य कथन का। तो देख लेते हैं 101 का सही जवाब क्या होगा। 101 का राइट जवाब है बी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी क्योंकि हड़प्पा स्थल से मृण मूर्तियां अत्यधिक संख्या में हमें प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है, कालीबंगा से संबंधित निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा सही है? सही का चुनाव करना है। प्राक सैंधव संस्कृति के जुटे हुए खेत का साक्ष्य, प्रतीकात्मक शवदान के साक्ष्य, मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण। तो 102 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सभी के सभी सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में शामिल नहीं है। यानी मोहनजोदड़ो से हमें जो जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन से हैं और जो नहीं है उसको हमें बताना है। तो धान की भूसी के अवशेष रंगपुर, कुबड़ वाले बैल की टेराकोटा मूर्ति, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति या HR क्षेत्र से प्रस्तव मानव मूर्तियां। 103 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। क्या है? धान की भूसी के अवशेष रंगपुर। बाकी ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 104, हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर उत्तर हड़प्पावस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 असत्य कथन है, एक सही का चुनाव करना है। ऑप्शंस हैं, इनमें केवल लोहे के विशाल दुर्ग बनाए गए थे, इसमें हड़प्पा लिपि पूरी तरह से विकसित होकर छपने लगी थी, इसे उत्तर सैंधव संस्कृति भी कहा जाता है और यह ताम्र पाषाणिक थी, या केवल सिंध और बलूचिस्तान तक सीमित थी। तो 104 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। ये कथन हमारा सत्य है, बाकी ए बी सी असत्य, ए बी और डी असत्य है। सी जो सत्य है वो है, इसे उत्तर सैंधव संस्कृति भी कहा जाता है और यह ताम्र पाषाणिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी का दृश्य दर्शाने वाले मृद भांड का संबंध किस स्थल से है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल। 105 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, हमें ये प्राप्त हुआ है लोथल से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु अनुपस्थित थी? यानी हमें यहाँ से ये धातु नहीं प्राप्त हुई है। ऑप्शन है सोना, कांसा, लोहा या फिर तांबा। 106 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से हमें लोहा नहीं प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, बाकी सोना, कांसा और तांबे के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सैंधव स्थलों एवं वहां से प्राप्त विशिष्ट अवशेषों का सुमेलित युगम कौन सा है? रोपड़ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता, लोथल आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट या फिर सुरकोटदा घोड़े के अस्थि पंजर। 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 108, मोहरों पर अंकित आकृतियों के आधार पर सैंधव वासियों के जल परिवहन का प्रमाण देने वाला स्थल कौन सा है? ऑप्शन से आलमगीरपुर एवं स्वात, रोपड़ एवं कालीबंगा, राखीगढ़ी एवं बनवाली, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। 108 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मोहर पर अंकित आकृतियों के आधार पर सैंधव वासियों के जल परिवहन का प्रमाण हमें मिला है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कलश शवधान के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर सुरकोटदा। 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमें कलश के शवधान के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में समाधि R37 का संबंध किससे है? ऑप्शन से एक अनाज गोदाम से, एक यज्ञ कुंड से, एक विशाल स्नानागार से या फिर एक कब्रिस्तान से जो आवास क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। 110 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता में समाधि स्थल 37 का संबंध है एक कब्रिस्तान से जो आवास क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। नया अगला सवाल है, उत्तर हड़प्पा काल में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य किस स्थान के अवशेषों के साक्ष्य साथ सम्मिश्रित पाए गए हैं? ऑप्शन है भगवानपुरा, देशलपुर, राड़ागुंडई या फिर आलमगीरपुर। 111 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवानपुरा। सवाल नंबर 112, सैंधव मोहरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 3 असत्य है और एक सत्य है, उसका चुनाव करना है। ऑप्शन हैं, मोहरें केवल त्रिभुजाकार होती थी, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं जो मुख्यतः चौकोर हैं, लोथल से केवल सोने की मोहर मिली है या मोहरों पर कोई पशु अंकित नहीं था। 112 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सत्य है, बाकी ए, सी और डी असत्य है। जो सत्य है वो है सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं जो मुख्यतः चौकोर है। सवाल नंबर 113, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई टेराकोटा मूर्तियों में से पालतू पशु का अंकन नहीं मिलता है, इनमें से किस पालतू पशु का अंकन नहीं मिलता है? ऑप्शन है बैल, गेंडा, गाय या भैंसा। 113 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय का साक्ष्य हमें अंकन नहीं मिला है। सवाल नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिना किसी दुर्ग के पाया गया है? ऑप्शन है चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, चन्हुदड़ो से हमें दुर्ग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।
आज की वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 115। हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं खान पान की वस्तुओं में पृष्ठ के अनुसार क्या क्या शामिल था? कपास, चावल, धान की भूसी और या फिर गन्ना। तो यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यानी ये कपास था, चावल और धान की भूसी मिला है, गन्ना नहीं है। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। और इससे पहले हमारी पहली दूसरी इसका भाग बनाया जा चुका है, वहाँ से भी आप जाकर ज़रूर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।